मेरा पति मुंबई में मराठी औरतों के यहाँ काम करता था और वहाँ की औरतों की सेवा करने के लिए रोज़ तेल में फिटकरी का एक टुकड़ा मिलाकर एक कोने में छुपा देता। जब मुझे एक राज के बारे में पता चला तो मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम शालिनी है। मेरी शादी को एक इंसान से हुई थी जो मुंबई के शेख के घरों में नौकरी कर रहा था, और शादी के लिए वह कुछ दिनों के लिए अपने गांव आया हुआ था। मेरा रिश्ता मेरे एक रिश्तेदार ने करवाया था, पर मेरे पति मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मेरे शादी को हफ्ता ही गुजरा था कि मेरे पति अचानक मुझे कहने लगे, मेरा सामान पैक कर दो, मुझे आज ही मुंबई के लिए निकलना होगा और मुंबई से शेख के कंपनी से में काम करता हूँ। यह सुनकर मैं अपने पति की सुरेश से बोली कि मैं आपके बगैर अकेले कैसे रहूँगी। अभी तो एक दूसरे को हम ठीक से जाना भी नहीं है, और आप पूरी ज़िंदगी अपने पति के साथ ही गुजारना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे कि मेरी मजबूरी है, मेरी वह नौकरी है और मैं यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। मेरी नौकरी चली जाएगी। वैसे तो 1 महीने की छुट्टियां पर आया था, लेकिन कंपनी ने अचानक ही मेरी छुट्टियां कैंसिल कर दी। उसका कारण मुझे वापस जाना पड़ रहा है। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि अचानक देश में मेरा पति इतना दूर नौकरी करता है और मैं रोटी रोटी अपने पति के सामान को उसके बैग में पैक करने लगी। और वह किसी काम के लिए घर से बाहर गए थे। जब वह बाजार से वापस लौटे तो उनके हाथ में एक थैली थी। तभी मेरी नज़र उस थैली पर पड़ी तो सुरेश ने कहा कि इस थैली में क्या है। सुरेश से मैंने कहा कि इस थैली में क्या है, मैं इसे एक बैग में रख दूँ। उन्होंने कहा कि इस थैली में फिटकरी है और इसे फिटकरी को इस बैग में ही रख दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि आप वहाँ जाकर इसका क्या काम करोगे, तो यह बहुत सारी है, इसमें तो आपका सामान की वजन भी बढ़ जाएगा और आपको इसे एयरपोर्ट पर पैसे भी भरने पड़ेंगे। क्या हम भी हमारे इलाके की तरह पानी गंदा हो जा आता है। मैं अपनी माँ से हिसाब की बात की थी, क्योंकि मेरी माँ हमेशा ही भी पानी के टंकी में फिटकरी डालती थी और पानी बिल्कुल साफ़ हो जाया करता था। मेरी बात सुनकर सुरेश हंसने लगे और कहने लगे, तुम्हारे इलाके में पानी साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर वहाँ तो एकदम साफ़ पानी आता है। मुंबई की औरतें इसका कुछ और इस्तेमाल करती हैं जो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे यह मालूम है वहाँ इसका बहुत कीमत है। मुंबई की औरतों फिटकरी की खरीदने के लिए तड़पती हैं और हर मुंबई औरतों के घर में यह ज़रूर होती है। मैं यह भी जहाँ जाता हूँ वापस फिटकरी लेकर ही आता हूँ। सुरेश की यह बात सुनकर कौन सुनकर रह गई, यह दंग हो गई। वह दुकान पर से फिटकरी लेकर उस वक्त मेरा नाम फिटकरी के सोचना ही बल्कि सुरेश के जाने से जुदाई सता रही थी। उसके सामान में फिटकरी रख दी और मैं रोते हुए उससे कहा कि जल्दी हो सके तो अपने पास बुला ले। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत की थी और इतनी जल्दी में हमसे दूर जा रहे हैं। पति ने बगैर ससुराल में रहने का सोचकर गुस्सा, थोड़ा परेशानी भी हो रही थी। मुझे इस तरह से रोता हुआ देखकर सुरेश कहने लगे, तुम ज़्यादा परेशान ना हो, वहाँ आकर मैं तुम्हें बुलाने का इंतज़ाम कर लूँगा। मैं जानती थी कि वह झूठ बहाने के लिए, आंसू रुकने के लिए उन्होंने ही ऐसा बुया किया था। मेरी सास ने पीछे से आवाज़ लगाकर कहा कि बस कब तक रोती रहोगी, मैं तो अपने बेटे को मुंबई जाने का कब से बर्दाश्त कर रही। सुरेश ने मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब भी उनका फ़ोन आता मेरी सास मेरी बेशुमार बुराइयां करने लगती और मुझसे बातें नहीं कराती। इस पर बातों से तंग आ गई थी और फिर उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि वह मुझे अपने पास मुंबई बुला रहे हैं, वहाँ सारी कार्रवाई कर चुके, उन्होंने मुझे कागजात भी भेज दिए हैं। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मेरी सास के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन मैंने उनको नज़रअंदाज करके जल्दी जल्दी जाने की तैयारी करने लगी। तभी सुरेश ने दोबारा फ़ोन किया कि उन्हें अपने साथ 10 किलो फिटकरी भी लेते आना। यह सुनकर हैरान हो गई। क्या अभी भी आप ही पहले ही दिन तो सारी फिटकरी ले गए थे, आप फिर 10 किलो मंगवा रहे हैं। 10 किलो फिटकरी तो बहुत ज़्यादा होती है, मेरा सामान भी अच्छा खासा है और फिर से 10 किलो फिटकरी रखने की वजह से मुझे एयरपोर्ट पर पैसे भी भरने पड़ेंगे। सोने लगा तो इतनी सारी फिटकरी का वाहन भी मुंबई की औरतें क्या करती होंगी। मेरे लिए इतना भारी सामान मुश्किल हो रहा था। कुछ ही घंटे के सफ़र के बाद मुंबई के अपने पति के पास पहुंच गई। एयरपोर्ट पर सुरेश को देखकर मेरी खुशी के चेहरे से खिल उठी, मगर मेरे
पति ने पहला सवाल यही पूछा कि तुम फिटकरी लेकर आई हो ना। उनको यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था, क्योंकि उन्हें मुझसे ज़्यादा फिटकरी की फिक्र थी, जबकि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब थी। मैं चुपचाप फिटकरी निकालकर सुरेश के हाथों में दे दी। फिटकरी को अपने हाथों में लेते हुए किसी आदमी को उस थैली को थामते हुए कहे, और जल्दी से ही तुम इसे लेकर जाओ। इस तरह मेरे साथ 1 महीने प्यार से रहे। मुझे सुरेश के साथ बहुत ही खुशी से यहाँ गांव जाना, यह बात सुनकर मेरी होश उड़ गए थे। मैंने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपके बगैर कैसे जाऊंगी? मैं तो अपने सभी रिश्तेदार को कहकर आई थी कि अब मैं हमेशा के लिए आपके साथ ही रहूंगी। वैसे भी वहाँ गांव पर जाकर मैं क्या करूंगी? तो सुरेश कहने लगे, यहाँ खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है और घर भेजने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। माँ जब भी फ़ोन करती है तो वह नाराज़ हो जाती है, और तुम्हारे यहाँ होने से मेरे सारे पैसे खर्च हो जा रहे हैं। मैं गुस्से से बोली, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहीं कोई नौकरी कर लेती हूँ। मैं अपना खर्चा खुद चला लूँगी, लेकिन वापस मैं गांव नहीं जाऊँगी। मैं अकेले वहाँ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बात सुनकर सुरेश कहने लगे, तुम्हें भला यहाँ काम कैसे मिलेगा? मैंने कहा, मुझे कोई लोगों से घर का काम भी क्यों ना करना पड़े, मैं कर लूँगी, मगर लेकिन वापस गांव नहीं जाऊँगी। सुरेश ने मेरी बातों को मजाक में लेने लगे, लेकिन मैं भी सोच लिया था कि मैं नौकरी करूँगी, यही रहूँगी, क्योंकि 1 महीने रहने से मेरी पड़ोसी जान पहचान बन गई थी। वह बोली, ठीक है, तुम्हारा जो मर्जी है जो करो तुम जान। मैं अगले दिन ही पड़ोसन को लेकर काम की तलाश में दूसरे घर की जाने लगी। तभी एक आलीशान घर में नौकरी पर रख लिया। वहाँ की औरतें बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने मुझे इशारे में सब समझा दिया था कि सब उनके लिए किस तरह का खाना पकाऊंगी। कि जैसे ही किचन में एक डिब्बे में वह फिटकरी के टुकड़े रखे हुए थे, यह देखकर मुझे याद आ गया कि मेरे पति भी मुंबई से बहुत सी फिटकरी लेकर आए थे, फिर भी पकाने में लगी। मुझे खाना पकाने में थोड़ी देर गुजर गई थी तो मेरी एक मुंबई मालकिन किचन में आई और डिब्बा से एक फिटकरी का टुकड़ा निकालकर उसे तेल में भिगोकर एक कोने में ढककर रख दिया। पता नहीं उसे ऐसा क्यों किया था, मुझे मालूम नहीं हो सका कि इसका अंदाज़ा छुपाने वाला वह नहीं चाहती थी कि मैं उसकी तरफ देखूं। खैर, पहला दिन था मेरा, बहुत ही अच्छा गुजरा था। 4 घंटे काम करके वापस अपने घर लौट आई, और सुरेश के घर लौटने से पहले घर का सारा काम, खाना पीना भी सब कुछ। शाम को सुरेश को घर आते तो उसने पूछने लगी, काम मिला? हाँ कह के बिल्कुल, और बहुत ही अच्छे घरों में मिली और तनख्वाह भी अच्छी है। यह सुनकर सुरेश बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने कहा, चलो आज हम दोनों मॉल घूम कर आते हैं। हम दोनों मॉल घूमते ही रह गए। तभी सुरेश के ऑफिस के एक दोस्त मिल गया, उसके साथ उसकी बीवी भी थी। उन लोगों में से बहुत ही खुशी थी हमें बातों की। वह जब उन्हें पता चला कि हम शादी के बाद इंडिया से आए हैं, उन्होंने हम दोनों को अपने घर मुंबई से थी, लेकिन उनको हिंदी समझ नहीं आ रही थी। अगले दिन ही हम दोनों सुरेश के दोस्त मुंबई लोगों के घर पहुंचे। उनके दोस्त और उनकी बीवी ने बहुत की खुशी से हमारा स्वागत किया। उनकी 2 बेटी भी थी। वह हम दोनों के लिए किचन में खाना लगाने की तैयार करने लगी थी। उनके पास जाकर बोली, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूँ? वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, भाभी आप बैठ जाएं, मैं बस खाना तैयार करके आती हूँ। मैं उनकी बात को अनसुना करते हुए उनकी मदद करने लगी। इस वक्त मेरी नज़र एक कोने पे रखी हुई फिटकरी की कटोरी पर पड़ी। यह देखकर मुझे दंग रह गई। फिर मैंने पूछा, भाभी बुरा न लगे तो एक बात पूछूं, यह फिटकरी का क्या होता है? इतनी सारी फिटकरियों को आप क्या करोगी? तो बात सुनकर मुझे चेहरे का रंग बदल गया और जल्दी से करी की कटोरी के बॉक्स में रखते हुए जल्दी खाना लगाने लगी। और मैं फिर खामोश हो गई, क्योंकि दोबारा पूछना मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। खाना खाने के बाद हम दोनों वापस निकले। घर आते ही लेकिन मेरे दिमाग में वही फिटकरी वाली बात चल रही थी। सूरज ने मुझे चुपचाप देखने से कहा, क्या बात है, कोई सवाल पूछनी है क्या? तो मैं अपने पति से कहा, हाँ, मैं जिस मुंबई घर से जाती हूँ, वहाँ की औरतें फिटकरी को छुपाकर क्यों रखती हैं? यह सुनकर सुरेश हंसने लगे और कहने लगी, तुम औरतों को छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेने की, तो चलो मैं ही बता देता हूँ कि तुम्हें याद है मैं तुमसे फिटकरी मंगवाता या था ना, उसे फिटकरी में से यहाँ की औरतों को पेश हो। तुमने सारी चीज़ देखी, इंडिया में नहीं होती। जो चीज़ इंडिया में होती है वो यहाँ नहीं होती, लेकिन मुंबई की औरतें ऐसे बिल्कुल अलग किस्म की फ़ायदा हासिल करती हैं जो हैरान हो है। और अलग मेरे पति ने मुझे बताया कि
अरबी औरतें पहले खास किस्म की तेल तैयार करती हैं जो उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है। नारियल के तेल में कुछ मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। उसी तेल को तकरीबन 2 महीने तक रख दिया जाता है। इसके बाद रात को उस तेल में फिटकिरी के साथ पीसकर इस्तेमाल किया जाता है। इस मुंबई औरतों को हर रात को उसे अपने पेट पे रख लेती हैं। इसे रखने का उसका मानना है कि इस तरह उसे तेल से लगाने से उनका बेटा पैदा होगा। यह बात मेरे अनोखी थी, अजीब सी। आजकल तो ऐसी किस्म की मैंने सुनी थी। मैं इन सब बातों में अंधविश्वास समझकर अपने पति को इस रोजगार से करने से मना कर रही थी। वह मेरी बात मानने के लिए और हम सब अपने देश लौटकर अपनी नई काम पर ध्यान देने लगे और अपने परिवार के साथ मिलकर रहने वाले। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी कैसी लगी, अगर पसंद आई हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह के दिलचस्प कहानी लेके आते रहें। तो धन्यवाद।